Namaskar dosto, my name is Shanta. So I made this video for first time and the subject is microbiology. तो ये वीडियो में मैं इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी के ऊपर कुछ डिस्कस करूँगी और ये वीडियो अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग जान लेंगे कि इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी क्या है। So it is the branch of microbiology which deals with the study and the use of various microorganisms that are responsible for the production of industrially economical products. तो एक इंडस्ट्री के लिए एक प्रोडक्ट जो है ऑब्वियसली वो कॉस्ट फ्रेंडली होना चाहिए और उसका एक मार्केट वैल्यू भी होना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो फर्मेंटेशन जो है, ये फर्मेंटेशन वर्ड जो है तब हर एक वक्त ये इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी के साथ रिलेटेड है। तो जब भी हम लोग फर्मेंटेशन को देखेंगे गौर से तो उसका दो एस्पेक्ट यहाँ पर है। वो है, एक है बायोकेमिकल एस्पेक्ट और दूसरा होगा उसका इंडस्ट्रियल एस्पेक्ट। तो बायोकेमिकल एस्पेक्ट में हम लोग क्या देखेंगे कि विदाउट ऑक्सीजन अगर कोई शुगर का ब्रेकडाउन हो रहा है तो वो हो जाएगा फर्मेंटेशन, और इन दिस केस इलेक्ट्रॉन डोनर एंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर दोनों ही केस में क्या हो जाएगा, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हो जाएंगे। लेकिन जब भी हम लोग इंडस्ट्रियल एस्पेक्ट में जाएंगे तो इसमें थोड़ा सा ब्रॉडर व्यू रहेगा। तो ब्रॉडर व्यू कैसे रहेगा कि ये प्रोसेस तब सिर्फ एनारोबिक प्रोसेस में लिमिटेड नहीं होगा। तो ये प्रोसेस सिर्फ एरोबिक भी हो सकता है या तो फिर एनारोबिक हो सकता है। दैट मीन्स अ मेथड ऑफ मास कल्टिवेशन of microbes under aerobic and anaerobic conditions. ये पिक्चर जो है ये डिपिक्ट कर रहा है कि एक रिप्रेजेंटेशन है इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन प्रोसेस में। तो इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन प्रोसेस में हम लोग एकदम अगर स्टार्ट से देखेंगे तो इसमें क्या हो रहा है, फर्स्ट में है एक इनका स्टॉक कल्चर। दैट मीन्स अगर कोई टारगेट ऑर्गेनिज्म है उसका प्योर कल्चर लेंगे और उसके लिए उसके मुताबिक जो एग्जैक्ट उसका मीडियम है उसको फॉर्मुलेट करेंगे। दैट मीन्स उसका कार्बन सोर्स, हाइड्रोजन सोर्स और डिफरेंट विटामिन सोर्स, ये सारा देखेंगे कि उसके लिए कौन सा ऑप्टिमम है, कौन से में वो अच्छे से ग्रो कर रहे हैं और कल्टीवेट उसको अच्छे से कर सकता है। तो ये सारा देखने के बाद क्या करेंगे कि सीड फर्मेंटेशन में, दैट मीन्स ये सीड फर्मेंटेड जो है ये हो जाएगा इसका स्मॉल स्केल प्रोडक्शन। दैट मीन्स कोई भी और इंडस्ट्री हो उसको रिस्क नहीं लेना है। तो उसके लिए क्या करना होगा कि जो डिज़ायर्ड ऑर्गेनिज्म है और डिज़ायर्ड प्रोडक्ट के लिए जो सारा फर्मेंटेशन प्रोसेस को फॉलो करेंगे उसको पहले एक स्मॉल स्केल में करेंगे। अगर उसका पॉजिटिव रिजल्ट मिल जाएगा तो उसको बाद में लार्ज स्केल, दैट मीन्स वो प्रोडक्शन फर्मेंटर में उसको बाद में करेंगे। जब भी ये फर्मेंटेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा एक टाइम इंटरवल के बाद उसको निकाल देंगे। दैट मीन्स वो कल्चर फ्लूइड को निकाल देंगे और उसको अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज करेंगे। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज करने के बाद दोनों फेज़ मिल जाएगा, एक है सॉलिड फेज़ और दूसरा जो है वो है वाटरी फेज़। ये जो सॉलिड फेज़ है ये हो जाएगा उसका बायोमास, दैट मीन्स जो माइक्रोबियल सेल्स है वो। और जो लिक्विड फेज़ है वो है सेल फ्री सुपरनेटेंट। दैट मीन्स उसमें कोई भी माइक्रोबायल सेल जो स्टॉक कल्चर में था वो सारा कुछ भी नहीं होगा। अगर कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो अगर एक इंडस्ट्री का टारगेट है तो ऑब्वियसली इसके लिए बायोमास को वो टारगेट करेंगे, उसको लेकर बाद में उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, प्यूरिफाई करेंगे। अगर कोई वो लिक्विड को लेके वो मतलब मेटाबोलाइट या तो फिर कोई प्रोडक्ट जो है उसको फोकस कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो सेल फ्री सुपरनेटेंट को फोकस करेंगे और वो सारा लिक्विड जो है उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, फिर उसको प्यूरिफाई करेंगे और बाद में उसको पैकेजिंग करेंगे। ये सारा होल प्रोसेस में एक चीज़ जो है वो है इफ्लुएंट ट्रीटमेंट, वो है लास्ट फेज, लास्ट ट्रीटमेंट जो हो रहा है उसका। तो क्या हो रहा है, जितना सारा वेस्ट मटेरियल इसमें प्रोड्यूस होगा, दैट मीन्स ये टोटल फर्मेंटेशन प्रोसेस में जो सारा वेस्टेज हो जाएगा उसको ट्रीट करेंगे। अगर कुछ रीयूजेबल मटेरियल्स है, कंपाउंड्स है, उसको फिर से रिटर्न कर देंगे। अगर कुछ भी नहीं है तो उसको डिस्कार्ड कर देंगे। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। सो हम लोग जान लेंगे कि फर्मेंटर क्या है। फर्मेंटर जो है वो एक डिवाइस है, दैट मीन्स वो सिंप्लीफाई करे तो उसको बोल सकते हैं एक मशीन है। मशीन के अंदर क्या हो रहा है कि माइक्रोब्स को उसमें ग्रो कर रहे हैं, कल्टीवेट कर रहे हैं, एक ऑप्टिमम कंडीशन दे रहे हैं, ऑप्टिमम न्यूट्रिएंट दे रहे हैं, ऑप्टिमम पीएच, टेम्परेचर, उसको विटामिन दे रहे हैं, बाकी सारा देकर उसको ग्रो कर रहे हैं। अगर बायोमास टारगेट है कोई इंडस्ट्री का तो ऑब्वियसली वैसे ही उसको ये सारा कंडीशन प्रोवाइड करेंगे, या तो फिर कुछ अलग है, दैट मीन्स कुछ अलग मेटाबोलाइट है, एंजाइम है, तो वैसे उसका वैसे ही फॉर्मुलेट करेंगे और उसको बाद में ऐसे ही करेंगे, उसको देंगे। ठीक है,
तो इट्स अ काइंड ऑफ कंटेनमेंट सिस्टम टू प्रोवाइड द एक्यूरेट एनवायरनमेंट फॉर द ऑप्टिमम ग्रोथ एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द माइक्रोब्स। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। ये पिक्चर जो है मैंने विकिपीडिया से लिया है। तो ये पिक्चर में हम लोग देख सकते हैं एक डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फर्मेंटर। तो ये सारा पार्ट्स जो है मैं डिटेल में एक एक करके बोलूँगी। फर्स्ट इज़ फीडिंग पंप। फीडिंग पंप से क्या हो रहा है कि इसमें मीडियम जो है दैट मीन्स जो न्यूट्रिएंट मीडियम जो है इसके साथ विद द हेल्प ऑफ दिस फीडिंग पंप मीडिया विल बी एंटर्ड थ्रू दिस फीडिंग पंप। ठीक है, तो मीडिया जो है इसके अंदर हम लोग दे देंगे। तो मीडिया में क्या हो रहा है, इसके न्यूट्रिएंट मीडियम ऐड कर रहे हैं, उसके साथ इनिकुलम ऐड करेंगे। दैट मीन्स जो टारगेट ऑर्गेनिज्म है वो स्टॉकल से हम लोग ये रिएक्टर टैंक में ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो मीडियम है, अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी है, तो ये न्यूट्रिएंट मीडियम में ये ग्रो करना स्टार्ट कर देगा। तो जब भी ये ग्रो करेगा, इसको अच्छे से ये मीडिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को टोटल टैंक में हम लोग इसको मिक्सअप करेंगे। तो ये मिक्सअप के लिए क्या है, एजिटेशन सिस्टम रहेगा। तो जब भी एजिटेशन सिस्टम से हम लोग मिक्स करेंगे, धीरे धीरे ग्रो करना और कल्टिवेट करना और अपना नंबर जो है मतलब सेल नंबर जो है वो इंक्रीज कर देगा। ठीक है, तो और एक चीज़ है दैट इज़ एरेशन सिस्टम। ऑब्वियसली अगर कोई एरोबिक प्रोसेस हम लोग इसमें फॉलो कर रहे हैं तो एरोबिक प्रोसेस में ऑक्सीजन जो है वो सप्लाई करना ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो ऑक्सीजन को यूज़ करेंगे और उनका जो मेटाबॉलिज्म है उसको मतलब उसमें वो हेल्पफुल रहेगा। जैसे कि हम लोगों को पता है कि अगर एरोबिक ऑर्गेनिज्म है वो रेस्पिरेशन करता है, रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन जो है वो बहुत एक मतलब इम्पॉर्टेंट उसका भूमिका रहता है। तो और एक चीज़ है वो है सेंसर प्रोब्स। सेंसर प्रोब्स जो है वो हेल्प करता है मॉनिटरिंग में, जैसे कि पीएच प्रोब रहता है, टेम्परेचर प्रोब रहता है। जैसे कि मेटाबॉलिज्म हो रहा है तो इसमें कभी भी हो सकता है कि टेम्परेचर अप डाउन मतलब कुछ भी चेंजेस हो सकता है, पीएच में भी चेंजेस हो सकता है। तो ये सारा चेंजेस देखने के लिए सेंसर प्रोब्स यूज़ करते हैं। और एक चीज़ है वो है थर्मल जैकेट। ऑब्वियसली थर्मल जैकेट है तो अगर समहाउ रिएक्टर टैंक में टेम्परेचर जो है वो अगर मतलब कूल हो रहा है या तो फिर कुछ अच्छा है मतलब ज़्यादा ही कूल और या तो फिर ज़्यादा ही कुछ हॉट हो रहा है, तो ये टेम्परेचर एक फिक्स टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए ये सारा जैकेट है। और लास्ट में है वो एफ्लुएंट जो है, आप लोग देख सकते हैं आउटलेट है। एफ्लुएंट मतलब वेस्ट जो है वो सारा ये पाइप के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। उसके बाद इसका फर्दर ट्रीटमेंट होता है। तो हम लोग इसमें देख लेंगे कि कॉमर्शियली क्या क्या फर्मेंटेशन इंपॉर्टेंट है। जैसे कि बायोमास प्रोडक्शन हो रहा है, एंजाइम भी प्रोडक्शन हो रहा है, मेटाबोलाइट्स भी प्रोडक्शन हो जाएगा और रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट भी हो रहा है और एक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस हो रहा है। तो ये सारा पॉइंट्स जो हम लोग नेक्स्ट बहुत सारा स्लाइड्स है उसमें हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट इज़ बायोमास प्रोडक्शन। तो बायोमास प्रोडक्शन में हम लोग क्या देखेंगे, दो तरीके का प्रोसेस होता है। तो अगर ईस्ट है, अगर कोई इंडस्ट्री का मतलब टारगेट, तो जैसे कि बेकिंग इंडस्ट्री है उसमें तो ऑब्वियसली ईस्ट को प्रोड्यूस करेंगे। अगर कोई सिंगल सेल प्रोटीन है मतलब अलग सा दूसरा कोई सेल है, जैसे कि ये सिंगल सेल प्रोटीन हो जाएगा, तो वो एनिमल फीड है तो उसको मतलब प्रोड्यूस करने के लिए ये भी कर सकते हैं अगर एज अ बायोमास। ठीक है, नेक्स्ट इज एंजाइम प्रोडक्शन। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि माइक्रोबियल एंजाइम जो है वो बहुत सारा है। तो क्या क्या है ये हम लोग देख लेंगे। तो देखिए, एक है अमाइलेज, प्रोटीएज भी है, फिर पेक्टिनेज, लैक्टेज, ये सारा हेमिसेलुलेज बहुत सारा है। तो जब भी हम लोग ये सारा देख लेंगे ना तो ये इनका भी फंक्शन हम लोग देखेंगे। जैसे कि एमाइलेज जो है अमाइलेज स्टार्च को डिग्रेड कर रहा है, प्रोटीएज जो है प्रोटीन को डिग्रेड कर रहा है मतलब ब्रेक डाउन कर रहा है, पेक्टिनेज ऑब्वियसली पेक्टिन को डिग्रेड करेंगे, लैक्टेज लैक्टोज को। ऐसे ये सारा एंजाइम जो है मतलब ये माइक्रोबियल जो एंजाइम्स जो है इनका डिफरेंट एप्लीकेशन होता है, मतलब वेरियस एप्लीकेशन है भी डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री में। जैसे कि ये अगर एमाइलेज है तो बेकिंग इंडस्ट्री में है, जो पेक्टिनेज जो है वो कन्फेक्शनरी, ये सारा चॉकलेट इंडस्ट्री, कोकोआ इंडस्ट्री, डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री में इनका एप्लीकेशन है। इसलिए ऑब्वियसली एक इंडस्ट्री का टारगेट हो सकता है ये माइक्रोबियल एंजाइम। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। सो ये सारा जो है ये है माइक्रोबियल मेटाबोलाइट प्रोडक्शन। तो इसके लिए हम लोग थोड़ा सा पहले हम लोग एक इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ लेंगे, उसके बाद ये सारा पॉइंट्स कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखेंगे कि एक जो ऑर्गेनिज्म मतलब एक जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसका लाइफ साइकिल में चारों फेजेस होता है। ठीक है, चारों फेजेस होता है। एक है लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज एंड डेथ फेज। ठीक है, तो जब ये प्राइमरी मेटाबोलाइट जो है जिनका इनके ग्रोथ में और मेटाबॉलिज्म में इनका रोल होता है, ये सारा फेज जो है ये मतलब प्रोडक्शन हो रहा है ये लॉग फेज में, ये पॉइंट में। ठीक है, ये सारा पॉइंट में इसको हम लोग लॉग फेज या तो फिर एक्सपोनेंशियल फेज भी कह सकते हैं। और सेकेंडरी कंपाउंड जो है ये सारा फेज हो रहा है ये फेज में, दैट मीन्स ये स्टेशनरी फेज में।
और ये सेकेंडरी कंपाउंड्स जो है ना, इनका कोई ग्रोथ में या तो फिर मेटाबॉलिज्म में, मतलब माइक्रोबियल ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म में इनका कोई भी डायरेक्ट इनका रोल नहीं होता है, ठीक है। तो मेनली ये जो प्रोडक्ट जो सेकेंडरी मेटाबोलाइज जो है, ये सारा प्रोडक्ट का जो है वो एक एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट होता है, मतलब लेकिन वो सेल्फ के लिए नहीं होता है, मतलब अपने आप को कुछ नहीं करता है, हार्मफुल नहीं है अपने आप के लिए, लेकिन दूसरा कोई ऑर्गेनिज्म है उसके अगेंस्ट ये एक्ट कर सकता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं एंटीबायोटिक्स। ऑब्वियसली हम लोगों को पता है एंटीबायोटिक्स का काम क्या है, ऑब्वियसली इट विल किल बैक्टीरिया। ऑब्वियसली जो प्रोड्यूसर जो बैक्टीरिया है उसको नहीं मारेगा, मतलब दूसरे कोई बैक्टीरिया है तो उसके अगेंस्ट वो हो सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में, प्रोडक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट। तो रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट जो है ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को यूज़ करके करते हैं। क्या होता है इसमें, हायर ऑर्गेनिज्म का जीन जो है वो कट कर लेते हैं और दूसरे कोई होस्ट माइक्रोब्स जो है उसमें इसको डालते हैं, और अगर जो टारगेट जो जीन है वो कोई प्रोटीन या तो फिर कोई प्रोडक्ट को कर रहा है तो उसको उसमें सिंथेसाइज हो रहा है। ऑब्वियसली वो ह्यूज अमाउंट में होता है। तो इसके लिए क्या क्या होस्ट सेल है, इसके लिए होस्ट सेल है एस्चेरिशिया कोली, देख सकते हैं जैसे कि हम लोग ये वीडियो में देख सकते हैं, ये है एस्चेरिशिया कोली एक होस्ट सेल है, सैक्रोमाइसिस भी है और कुछ फिलामेंटस फंजी भी है यहाँ पर। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट हम लोग नाम यहाँ पर देख सकते हैं, दैट इज इंसुलिन। ये बाकी सारे एग्जाम्पल भी है, लेकिन हम लोग सबको भी ये इसके बारे में पता है कि इंसुलिन क्या है, कि हम लोगों के बॉडी में जो है शुगर जो है, दैट मीन्स वो कार्बोहाइड्रेट जो है उसको ब्रेक डाउन में हेल्प करता है ना। तो इंसुलिन जो है, जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनमें ये इंसुलिन ठीक से प्रोड्यूस नहीं होता है, तो वो बाहर से वो इंसुलिन को अपटेक करते हैं, है ना। तो ये इंसुलिन जो है वो माइक्रोबियल सेल में भी प्रोड्यूस करते हैं एज आर्टिफिशियल सिंथेसिस इसको कहते हैं, तो आर्टिफिशियली इसको सिंथेसिस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो ह्यूमन इंसुलिन जीन है उसको एस्चेरिशिया कोली या तो फिर सैक्रोमाइसिस के अंदर इसको डाल देते हैं विद द हेल्प ऑफ वेक्टर्स। तो ये सारा डिटेल तो हम लोग को आरडीटी सेक्शन में पढ़ना होगा, लेकिन इतना ही हम लोग को जानना है कि वो हायर ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि ह्यूमन जीन है, उसको हम लोग बैक्टीरिया में डाल रहे हैं वेक्टर के हेल्प से, तो और वो बाद में आर्टिफिशियली सिंथेसिस कर रहा है इंसुलिन को, ठीक है। और वही इंसुलिन मार्केट में हम लोग को मिलता है और जो पेशेंट है वो लोग यूज़ करते हैं, एज इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में, द ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। ऑब्वियसली ये वर्ड जो है ट्रांसफॉर्मेशन, तो ट्रांसफॉर्मेशन से क्या हो रहा है, हम लोग को पता है कि ये कुछ चेंज कर रहा है। देखिए यहाँ पर है क्या है कि माइक्रोबियल सेल्स कैन बिहेव एज अ कायरल कैटलिस्ट, दैट मीन्स कायरल कैटलिस्ट। कायरल मतलब कुछ अगर स्ट्रक्चरल स्टीरियो केमिस्ट्री से रिलेटेड है, तो माइक्रोब्स क्या कर सकते हैं कि कोई अगर सब्सट्रेट है उसको चेंज कर सकता है, मतलब दूसरे कोई एक स्ट्रक्चर में वो चेंज कर सकते हैं इनको। और ये जो चेंजेस है वो बहुत ही मतलब स्पेसिफिक होता है, फंक्शनल ग्रुप में मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसे हम लोग देखते हैं बहुत सारा मॉडिफिकेशन है। देखिए डिहाइड्रोजनेशन हो सकता है, ऑक्सीडेशन हो सकता है, डीएमिनेशन होता है, आइसोमेराइजेशन हो सकता है, बहुत सारा ये इसमें प्रोसेस है। और इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, एडिशनल एडवांटेज। देखिए क्या है ये, अगर कोई केमिकल प्रोसेस को यूज़ कर रहे हैं तो केमिकल प्रोसेस में ना क्या होता है कि मतलब जो वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं होता है, उसमें कुछ हार्मफुल उसका आउटकम भी हो सकता है। लेकिन जब भी हम लोग कोई बायोलॉजिकल ऑरिजिन यूज़ करते हैं उसमें क्या हो सकता है कि इसमें लो टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं, प्रेशर भी लो रख सकते हैं, और इसमें देखिए कोई भी पोल्यूटिंग जो है वो कोई भी आउटकम नहीं होता है, तो दैट मीन्स वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होता है, ठीक है। तो ये सारा यूसेज जो है हम लोगों को मिल रहा है द इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, अगर हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। तो ये वीडियो में मेरा बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब जैसे कि मेरा फर्स्ट वीडियो है, ऑब्वियसली बहुत सारा मिस्टेक्स भी हो जाएगा। तो आप लोग अगर ये वीडियो को लाइक करते हैं तो थैंक यू। अगर आप लोग को और भी कुछ मतलब टॉपिक्स, अगर अपना कोई रिक्वायर्ड टॉपिक है तो वो मुझे भी बोल सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम का लिंक मेरे चैनल में दिया हुआ है। आप लोग काइंडली कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।